हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज है दिनांक 27 सितंबर 2020 और हम रोज की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे और वीडियो के एंड में आपको आज के जो भी क्वेश्चन होंगे उसका वन लाइनर भी आपको दिया जाएगा और सबसे लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके दे सकते हैं और इसका आंसर मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कल पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के साथ। कल मैंने दोस्तों आपसे पूछा था कि हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कितने प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है 10, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कुल 10 प्लास्टिक पार्कों के स्थापना के लिए मंजूरी दी है। दोस्तों ये पार्क जो है असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड आदि राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों प्लास्टिक पार्क जो है वो एक औद्योगिक क्षेत्र है जो प्लास्टिक उद्यमों और उससे संबंधित जितने भी उत्पाद हैं उनके लिए ये समर्पित है। दोस्तों प्लास्टिक के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 1% है, इसलिए ये प्लास्टिक पार्क की स्थापना करके हम उसकी हिस्सेदारी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई जज कौन बनी है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है डी एमी कोने बेरेट, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों एमी कोने बेरेट जो है वो रूथ बदर गिन्सबर्ग की का स्थान लेंगी क्योंकि रूथ बदर गिन्सबर्ग का हाल ही में 18 सितंबर 2020 को निधन हो गया है। दोस्तों एमी कोने बेरेट को जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नामित किया गया है। दोस्तों जल्द ही 3 नवंबर 2020 को अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। इसको देखकर विपक्षी पार्टियों ने इस बात को इनकार किया है कि ये ऐसा करना सही नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन सब बातों को दरकिनार करते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की नई जज नामित किया है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी नासा, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है वो अंतरिक्ष की तस्वीरों को साउंड बदलने की एक प्रक्रिया है और ये अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों नासा का यह मानना है कि ब्रह्मांड में मौजूद आकाशगंगा से निकलने वाली जो भी रोशनी है उसकी आवाज़ को अब सुनकर बहुत कुछ उससे समझा जा सकता है। दोस्तों इस तकनीक को सोनिफिकेशन कहते हैं। वह डेटा को साउंड में तब्दील करने की एक प्रक्रिया है। दोस्तों यहाँ नासा की बात है तो नासा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों नासा की जो स्थापना है वो 29 जुलाई 1958 को की गई थी और दोस्तों इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो अमेरिकी सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है और जो इसकी संस्था के कार्यपालक हैं उनमें चार्ल्स बोल्डेन प्रबंधक हैं और लोरी गार्वर जो हैं वो डिप्यूटी प्रबंधक हैं। दोस्तों नासा के जो संस्थापक थे उनका नाम था ड्वाइट डेविड आइजनहावर। तो दोस्तों चलिए यहाँ नासा आया है तो नासा की फुल फॉर्म को भी बता देते हैं हम कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। दोस्तों NASA इसका पूरा नाम होता है नासा और उसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर के लिए किसे नामित किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी अर्जुन माथुर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों अर्जुन माथुर को उनकी मूवी मेड इन हेवन के लिए नामित किया गया है। दोस्तों ये पुरस्कार जो है 23 नवंबर 2020 को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाएगा। दोस्तों इसका जो फर्स्ट अवार्ड है वो नवंबर 1973 को दिया गया था। दोस्तों ये अमेरिका की टेलीविज़न इंडस्ट्री है और यह हर साल बेस्ट टेलीविज़न प्रोग्राम के लिए ये एमी अवार्ड देती है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आइस ब्रेकर किस देश ने बनाया है। दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी रूस, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों रूस ने जो ये न्यूक्लियर आइस ब्रेकर बनाया है इसकी जो लंबाई है वो 173 फीट है और इसमें लगभग जो है
53 क्रू मेंबर, जो क्रू मेंबर होते हैं वो ग्रुप के मेंबर होते हैं जो एक शिप पर जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर अभियान के लिए जाते हैं, तो उन्हें क्रू मेंबर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ बात है ये रूस की, तो रूस के बारे में जान लेते हैं कुछ। दोस्तों रूस की राजधानी है वो मॉस्को है, और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं यानी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम मिखाइल मिशुस्टिन है, और यहाँ की मुद्रा जो है रूसी रूबल है। दोस्तों आपको बताते चलें कि रूस ऐसा पहला देश है जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया, और इसकी कोरोना वैक्सीन का जो नाम है वो है स्पुतनिक 5। इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है डी 26 दिसंबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विकासशील देशों में 21 करोड़ से अधिक महिलाएं अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाना चाहती हैं, लेकिन अब भी उनके पास किसी गर्भ निरोधन साधन का उपयोग करना नहीं आता है। इसी को ध्यान में रखते हुए किसी बड़ी आबादी को जागरूक करने के लिए 2007 से हर वर्ष 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 94.5% यानी 94.5% विवाहित महिलाओं को गर्भ निरोध के साधनों के बारे में जानकारी है, लेकिन इनमें से केवल 50% विवाहितें ही इनका इस्तेमाल करती हैं। इसलिए इनको जागरूकता फैलाने के लिए ये विश्व गर्भ निरोधक दिवस हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हेट स्पीच मामले की जाँच इनमें से कौन सी एजेंसी करेगी। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है डी WAFA, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों WFA का फुल फॉर्म है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजर। दोस्तों ये हेट स्पीच मामला है जो हाल ही में फेसबुक पर कुछ नेताओं के द्वारा अलग अलग भाषाओं का और गलत शब्दों के इस्तेमाल के कारण ये हाल ही में चर्चा में रहा है। इस वजह से इसकी जो अब से कमेटी जो बनी है वो WFA बनी है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच 1 साल से ज़्यादा समय पर इस सौदे के बारे में बात कर रही थी। दोस्तों इसमें जो मुख्य कंपनियां हैं जिनकी ये जांच करेगी उसमें यूट्यूब है, फेसबुक है और ट्विटर है। दोस्तों ये इस सौदे के तहत यह एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर होगी, और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नुकसानदेह सामग्रियों की कैटेगराइजिंग, रिपोर्टिंग और एलिमिनेटिंग किस तरह से करते हैं, और इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होगा कि नुकसानदेह सामग्री विज्ञापन के ठीक बगल में ना लगी हो। विज्ञापन के ठीक बगल में मतलब जो है आप देखते होंगे कि कहीं आप फेसबुक यूज करते होंगे, चाहे कोई भी वेबसाइट यूज करते होंगे, चाहे गूगल यूट्यूब यूज करते होंगे, वहाँ एडवर्टाइजमेंट दिया रहता है, तो वहाँ कोई ऐसी चीज़ ना लगी हो जो किसी विवादास्पद स्थिति के लिए जिम्मेवार हो। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि AIFF का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इनमें से किसे दिया गया है। दोस्तों AIF का फुल फॉर्म पूरा है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, यहाँ दोस्तों एफ रहेगा एक और AIFF रहेगा। तो दोस्तों ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो संजू को दिया गया है। दोस्तों ये महिला टीम की ओर से खेलती हैं और ये एक मिडफील्डर हैं। दोस्तों भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू, और इनको जो है 2019-20 सत्र के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। दोस्तों गुरप्रीत का यह पहला पुरस्कार है, और इस तरह वह AIFF के प्लेयर ऑफ द ईयर बनने वाले दूसरे गोलकीपर हैं। उनसे पहले जो सुब्रत पॉल थे उन्हें 2009 में ये पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों इसके अलावा जो है वो रत्ना बाला देवी को 2019-20 के लिए इमर्जिंग महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। दोस्तों बात आई है यहाँ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, तो उसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय जो है वो द्वारका दिल्ली में है। इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम प्रफुल्ल पटेल है, और पुरुष टीम के जो कोच हैं उनका नाम इगोर स्टमक है, और जो महिला टीम के जो कोच हैं उनका नाम मैमोल रॉकी है। दोस्तों ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो स्थापना है वो 23 जनवरी 1937 को की गई थी।
तो दोस्तों इसका हिंदी नाम भी याद रखिएगा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए 27 दिसंबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर 1980 से मनाया जा रहा है, और जो हमारा इसका पहला विषय था वो था सांस्कृतिक विरासत और शांति और आपसी समझ के लिए परिवर्तन योगदान करना। दोस्तों इस साल 2020 के लिए जो विषय है यानी थीम है, इसको याद जरूर रखिएगा। इसका थीम क्या था? टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, पर्यटन और ग्रामीण विकास। दोस्तों टूरिज्म मतलब पर्यटन और रूरल डेवलपमेंट मीन्स ग्रामीण विकास। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि आरबीआई ने इनमें से किस बैंक के लिए साइबर सुरक्षा विजन फ्रेमवर्क जारी किया है? दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है बी शहरी शहरी सहकारी बैंक, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये निर्णय भारत में आकार, क्षेत्र, डिजिटल डेप्थ और फाइनेंशियल सेक्टर में विविधताओं को देखकर लिया गया है। दोस्तों यहाँ बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों इसके जो गवर्नर हैं उनका नाम शक्तिदास है और इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। दोस्तों इसके जो आरबीआई के जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने किसकी जगह ली है? तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी एमसीआई, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को इंग्लिश में कहेंगे नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी, और जो ये एमसीआई है इसको कहेंगे मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में इसे कहेंगे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद। इस नाम को याद रखिएगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये जो है 25 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने एमसीआई की जगह ले ली है, यानी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की जगह ली है। दोस्तों इसके साथ ही बोर्ड ऑफ गवर्नेंस भी जो था वो भंग हो गया है, और जो भारतीय चिकित्सा अधिनियम था वो भी समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों इसके जो हेड बने हैं उनका नाम है डॉक्टर सुरेश चंद्रा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है बी राजस्थान, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा मोक्ष कलश योजना की हरी झंडी दी गई है। दोस्तों ये योजना उन लोगों के लिए दी गई है जो लॉकडाउन के कारण अपने पूर्वजों की अस्थियां जो है वो गंगा में विसर्जित नहीं कर पाए हैं। इसके लिए जो है उन्हें राजस्थान परिवहन विभाग की तरफ से ये छूट दी जाएगी कि बस में ये लोग जाकर बस के थ्रू 2 लोग, कम से कम 2 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा भी केवल 2 ही लोग जाएंगे, 2 लोग जाकर ये अपने पूर्वजों की अस्थियां गंगा में बहा सकते हैं। दोस्तों राजस्थान के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है, और जो इसके सीएम है अशोक गहलोत हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के वन लाइनर की तरफ। एमी कोने बेरेट को अमेरिकी उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश बनाया गया है। दूसरा है सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट नासा के द्वारा शुरू किया गया है। तीसरा है अर्जुन माथुर को 38वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। रूस के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आइस ब्रेकर बनाया गया है। विश्व गर्भ निरोधक दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 26 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है जिसे डॉटर्स डे कहते हैं। दोस्तों इसको भी याद रखिएगा। छठवा जो है हेड स्पीच ऑफ जांच डब्ल्यूएफए के द्वारा की जाएगी। सातवां है संजू को एआईएफएफ का ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। इसके साथ ही गुरप्रीत सिंह संधू को भी ये अवार्ड के लिए चुना गया है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। आरबीआई ने शहरी विकास बैंक के लिए साइबर सुरक्षा विजन फ्रेमवर्क जारी किया है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने एमसीआई की जगह ली है।
मोच कलश योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम आज के आपके क्वेश्चन की तरफ कि अलगेजीरा रेगिस्तान कहाँ है। दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है उसी में से एक आपका आंसर होगा, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। और चलिए बढ़ते हैं आज के विचार की तरफ कि स्टे क्लोज टू एनीथिंग दैट्स मेक यू ग्लैड यू आर अलाइव। मतलब आप उस चीज़ के ज़्यादा नज़दीक रहिए जिससे जिससे आपको लगता है कि हाँ आप बहुत खुश हैं और हमेशा आप खुश रहेंगे उसके साथ। आप उसी काम को कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। आप ज़बरदस्ती किसी काम को ना कीजिए जिससे आपको बहुत ही परेशानी हो। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।